नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और निचले स्तरों से मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे अच्छे आए, उसके बलबूते देखिए निफ्टी 2562 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। 508 अंकों की बढ़ोतरी डेज हाई पे बैंक निफ्टी 56,790 के लेवल पर। बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में भी देखिए निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हुई, इसलिए ब्रेथ आपको ठीक ठाक पोजीशन में नजर आएगी। टसल देखने को मिल रहा है, लेकिन झुकाव जो है वो अभी भी बढ़ने वाले शेयर्स के प्रति ही है, तो संख्या वहां पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो करीब करीब आप देखिए 1340 ऐसे स्टॉक जहां पर खरीदारी, वहीं 1288 ऐसे स्टॉक जहां पर गिरावट देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझ लेते हैं कि आज की तेजी में कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आपको एचडीएफसी बैंक, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट दिखाई देगी। नतीजे अच्छे स्ट्रीट ने रिवॉर्ड के, एलएनटी के भी नतीजे के बाद यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। रिलायंस थोड़ा नतीजे के बाद टूटा, इंडसइंड बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। बैंक निफ्टी का भी वही आपको कंट्रीब्यूटर प्लेट नजर आएगा। एचडीएफसी आईसीआईसीआई, कोटक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक संभालने की कोशिश करें। इंडसइंड, एक्सिस, एयू स्मॉल, एसबीआई, पीएसयू बैंक स्पेस थोड़ा ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति अच्छी नजर आ रही है मार्केट की और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाई है। लेकिन सवाल वही बरकरार कि अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, कितनी टिकाऊ लग रही है तेजी, समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही पिक्स पर भी बात करेंगे और हमारे साथ इस पूरे हफ्ते जुड़े रहेंगे फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल जी, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। सुप्रभात। अरुण मंत्री जी, आप शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। पहली पिक क्या होगी जिस तरीके से मार्केट में आज रिकवरी देखने को मिली है निचले स्तरों से? अगेन श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी को। श्रेया जी, मुझे लग रहा है मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा। आज भी अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक ने काफी शानदार रैली दिखाई, उसी का इम्पैक्ट है। मार्केट वापस आपको 25,000 के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आगे भी रहेगा कॉर्पोरेट अर्निंग्स के हिसाब से। तो मेरी पहली पिक रहेगी एमएमटीसी में बाई करने की सलाह है। एमएमटीसी में एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, 71 के आसपास चल रहा है, तो 68 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें और 78 का ऊपर में टारगेट रहे। एमएमटीसी 5.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। खरीदारी की राय अरुण जी की तरफ से 68 का स्टॉप लॉस और 78 का आपको टारगेट एक्सपेक्ट करना है एमएमटीसी में। आप बताइए मधु जी, मार्केट में रिकवरी और तेजी लग रही है फिलहाल, ऐसे में कौन से पिक आपकी तरफ से आएगी? जी, जैसे मार्केट ने मॉर्निंग से कुछ 150 से 200 पॉइंट की रिकवरी दी है, उसको देखते हुए ऐसा जरूर लगता है कि मार्केट 24,900 के नीचे जाने के लिए तो अभी रेडी नहीं है। मार्केट में एक ये पॉजिटिव साइन की तरह लिया जा सकता है, लेकिन ऑल ओवर अभी भी कॉशियस रहने की ही जरूरत है। जैसे कि अरुण जी ने भी कहा, स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो बेटर आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं मार्केट से। तो मेरा पहला पिक रहेगा एलजी इक्विप में। एलजी इक्विपमेंट्स में एक एयर कंप्रेसर बनाती है ये कंपनी। 4 महीनों से लगातार आप इसमें देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम है विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। इस महीने भी आप निफ्टी के कंपैरिजन में इसमें पॉजिटिव 3% का तेजी देखने को मिल सकती है स्टॉक में। तो करंट प्राइस 552 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। टारगेट 600 का और स्टॉप लॉस 535 का रख करके चलना चाहिए। 535 का स्टॉप लॉस और 600 का टारगेट एलजी इक्विपमेंट्स में मधु जी एक्सपेक्ट कर रही हैं। बाई साइड की ट्रेड पॉजिटिविटी फिलहाल नजर आ रही है और खिलाड़ियों की माने तो अभी इंडाइसेस से थोड़ा दूर रहें, कॉशियस का रुख है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट दे रहा है। अमोल जी, आप बताइए आपने कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, पहली पसंद आपकी क्या होगी? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक इन्फोसिस के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1580 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल गया है 1700 तक के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1550 का। एक करेक्शन खत्म हुआ है और डबल बॉटम सपोर्ट के आसपास है। रिवर्सल फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे तो दिख के आ रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है, शायद 1-2 दिन का कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, इन्फोसिस। अमोल जी, टारगेट और स्टॉप लॉस आपने बताया 1700 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1550 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इन्फोसिस खरीदारी की राय फिलहाल ये आती हुई, तो ये पिक्स हो गए। आप तीनों के पास वापस आऊंगे, लेकिन शो में अब आगे बढ़ते हैं और इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट से बात करते हैं। क्वार्टर वन नतीजों पर आज
इंडिया मार्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पहली तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो 12% और मुनाफा 35% बढ़ा है। एबिटा में भी 55% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। हालांकि मार्जिन में हल्का दबाव रहा। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी की CEO एंड फाउंडर दिनेश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नंबर्स अच्छे लगे, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप प्रॉफिट अभी मैं बात कर रही थी, साथ ही रेवेन्यू एबिटा सभी मोर्चों पर पॉजिटिविटी देखने को मिली है। क्या की फैक्टर्स रहे जिसने इसको ड्राइव किया है? देखिए, एक तो हमने काफी सारा काम जो चर्न को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, तो वो सिल्वर कैटेगरी तक तो अभी उसका इफेक्ट नहीं विजिबल हुआ है, लेकिन प्लेटिनम एंड गोल्ड कैटेगरीज में अपटिक दिखाई दिया है उनकी अपसेल और क्रॉस सेल के ऊपर। तो वहां पे हमें लगता है कि गोल्ड और प्लैटिनम सब्सक्राइबर्स को जो क्वालिटी इंक्वायरीज और क्वालिटी बाय लीड्स मिल रही हैं, जो हमने कंपटीशन थोड़ा रिड्यूस किया है, उसकी वजह से हमें आरपू में ग्रोथ अच्छी दिखाई दी है। बाकी हमारा जो सेल्स एंड मार्केटिंग का नेटवर्क है, उसकी ट्रेनिंग वगैरह पे जो ध्यान दिया गया है, तो काफी सारा एग्जीक्यूशन का भी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और उसकी वजह से अब कलेक्शन वापस से डबल डिजिट में 10% पे आ गई है। लेकिन दिनेश जी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा दबाव देखने को मिला, इसके पीछे की वजह क्या रही? वो तो अगर आप देखें तो हमारा साइक्लिकल होता है एबिटा मार्जिन, और उसके अलावा हमने इस क्वार्टर से थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट चालू किया है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर। तो अगर आप हमारा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट देखें तो वो 1-1.5 करोड़ से बढ़कर के 6-7 करोड़ के बीच में पहुंच गया है। तो वो करीब 5-1 करोड़ का एडिशनल एक्सपेंस जो हमने बायर साइड मार्केटिंग पे किया है, और उसका इफेक्ट आपको यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज में भी देखने को मिल रहा है कि जनरली हमारा वो 8-10% तक ही रहता था, इस बार 16-17% है, तो 6-7% का इंक्रीमेंट हमको वहां से मिला है। और उसका भी फायदा हमको हमारे सप्लायर्स को, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको मिल रहा है धीरे धीरे। जी दिनेश जी, समय का अभाव है इसलिए पॉसिबली आखिरी सवाल होगा मेरी तरफ से। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है ये, आप इस पूरे कंपटीशन के बीच अपने आप को कहाँ पाते हैं? और जिस तरीके से आप देखें B2B प्लेटफॉर्म्स, इवन B2C जायंट्स B2B में एंटर कर रहे हैं, तो इसके लिहाज से कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है आपकी? इस लिहाज से क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्योंकि ज्यादातर लोग B2B कॉमर्स को बहुत अच्छे से अभी तक भी नहीं समझते हैं, क्योंकि B2C वाले लोगों की अलग प्रायोरिटीज और प्रॉब्लम्स हैं, और B2B में अगर आप देखें तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को लोग टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये जो टिपिकल सर्च एंड डिस्कवरी का मार्केट है, जहाँ पे हजारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं और हजारों लाखों डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मशीनरी से लेकर के, रॉ मटेरियल से लेके, कंपोनेंट से लेकर के, और जो भी चीजें आप बाजार में खरीदते हैं उसके पीछे कितनी सारी कवायद जाती है, और उसके पीछे कितने सारे रॉ मटेरियल से लेकर के जब आपको फिनिश गुड मिलता है, उसके ऊपर इंडिया मार्ट ने बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड काम किया है पिछले कई दशकों में, और आगे भी मुझे लगता है कि अभी हमने स्क्रैच ही किया है सरफेस। बहुत सारा काम करने को बाकी है, बहुत सारा डिजिटाइजेशन करने को बाकी है, डिजिटाइजेशन में कैटेगरी की करेक्शंस करने को बाकी है। अभी हमारी कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस इतनी सारी कैटेगरीज में बहुत ही कम बिल्ड हो पाई है, और वहां पे क्योंकि कैटेगरीज बहुत ज्यादा हैं, विस्तार बहुत बड़ा है, इस वजह से काम करने का बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और वहां हम काम करते रहेंगे, और यही हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। उसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग, SME की समझ, ये सारी चीजें हमको जो DNA में धीरे धीरे बिल्ट हुई हैं, वो हमारी कंपनी के DNA में और हमारे टीम के कल्चर में, वो भी हमको काफी हेल्प कर रही हैं। बिल्कुल दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। शुक्रिया आपका। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और दूसरे पिक्स की शुरुआत करते हैं। अमोल जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, दूसरा कौन सा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है? JSW एनर्जी के साथ जाना चाहूंगा। 534 के आसपास है, पोजिशनली 570 तक के टारगेट निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 522 का।
काफी डीप कंसोलिडेशन हुआ है, बट कंसोलिडेशन अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव साइड पे है। मुझे लगता है पोजिशनली अगर मैं देखता हूँ तो 522 एक क्रूशल सपोर्ट जोन रहेगा, जब तक उसके ऊपर रहता है ये जो बुलिश सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे प्लेटफॉर्म में भी रिकमेंड किया हुआ है। ओके, JSW एनर्जी आधा फीसदी की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, लेकिन अमोल जी टारगेट और स्टॉप लॉस दोहराना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल, 570 का टारगेट है और 522 का स्टॉप लॉस है। 522 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, 570 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। JSW एनर्जी में निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी फिलहाल देखने को मिल रही है। मधु जी बताइए, दूसरी पिक आपने क्या चुनी है? जी मेरी दूसरी पिक रहेगी मैन इंफ्रा में 185 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। ये पिछले आप कुछ दिनों से देखेंगे तो थोड़ा सा मधु जी प्रेशर माफी दिख रहा है। चाहूंगी, रोकना चाहूंगी आपको, ये स्टॉक हम ले नहीं पाएंगे। कोई दूसरा स्टॉक अगर आपने आइडेंटिफाई किया है तो अभी बता सकते हैं, वरना वक्त भी ले सकते हैं आप। जी जी, दूसरा स्टॉक जरूर। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा वाबाग में, वाटैक वाबाग। जो टारगेट रहेगा उसका वो 1640 का रहेगा, स्टॉप लॉस 1460 का रहेगा। शानदार वॉल्यूम्स के साथ हमें ये स्टॉक आज के दिन चलता हुआ दिख रहा है और ऐसा लगता है कि काफी जल्दी इसमें और अच्छा मोमेंटम और ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। वाटक बाबा 1600 का टारगेट आपने कहा मधु जी? सॉरी, टारगेट दोहराएंगे, टारगेट और स्टॉप लॉस? 1640 का टारगेट और स्टॉप लॉस 1460 का। 1460 का स्टॉप लॉस और 1640 का आपको टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाटक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे भी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है, करीब करीब 2% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी पिक भी बाई साइड की आती हुई मधु जी की तरफ से। अरुण जी, आप भी दूसरी पिक बाई साइड की देंगे, चुना है आपने? जी डेफिनेटली दूसरी पिक भी बाई साइड है। तानला सिस्टम्स में बाई करने की सलाह है। 674-75 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। एक अच्छा स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो 655 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। 734 का ऊपर में टारगेट रहेगा। पोजिशनली मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी तेजी से ऊपर जाना चाहिए, तो 734 के टारगेट से बाई करके चल सकते हैं। 734 का टारगेट प्राइस तालना सिस्टम्स में, तालना प्लेटफॉर्म्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं आपको स्टॉप लॉस लगाना है 655 का। अच्छी खासी तेजी आज इस पर्टिकुलर काउंटर में भी हमें देखने को मिल रही है, तो खरीद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। और देखिए तेजी तो बढ़ती जा रही है, 103 अंकों की बढ़ोतरी के साथ अब निफ्टी 2570 के लेवल पर है, तो यहाँ पे ठीक ठाक मूव। और बैंक निफ्टी में भी आप डेज हाई पर ही आपको दिखेगा कारोबार करते हुए। चलिए अब तीसरी पिक की शुरुआत करते हैं। अरुण जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। तीसरी पिक बाय साइड? जी एग्जैक्टली बाई साइड ही है। दो मैंने शायद ब्रेकआउट के स्टॉक चुने थे। एक बॉटम फिशिंग वाला स्टॉक लेना चाहूंगा। कोचिन शिपयार्ड में बाई करने की सलाह है। वह 1880 के आसपास स्टॉक चल रहा है। काफी दिन से डिफेंस स्टॉक्स में मोमेंटम फिजल आउट है, मुझे लग रहा है यहाँ से एक मोमेंटम बन सकता है, तो 1838 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। ऊपर में 2020 के टारगेट है। ओके, 2020 2020 का टारगेट और 1838 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है कोचिन शिपयार्ड में। आप बिल्कुल थोड़े सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा था, लेकिन अब एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। कोचिन शिपयार्ड तीसरी पिक भी अरुण जी की बाई साइड की। आप बताइए मधु जी, आपकी तीसरी पिक क्या होगी? जी मेरी तीसरी पिक रहेगी आरती ड्रग्स में। करंटली 533 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक मुझे लगता है आराम से 583 तक जा सकता है। टारगेट 583 का रहेगा और स्टॉप लॉस 519 का रहेगा। स्टॉक में रिसेंट में आपको एक फ्लैट पैटर्न में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। आरती ड्रग्स शानदार रिकवरी, यहाँ पे भी निचले स्तरों से 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। 583 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 519 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है आरती ड्रग्स में। अमोल जी बताइए, तीसरी पिक आपकी भी बाई साइड की? जी बाइंग साइड के साथ ही जाना चाहूंगा, नायका के साथ जाना चाहूंगा। 213.40 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 230 के, स्टॉप लॉस है उसका 209 का। और एक रेंज ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है, रिट्रेसमेंट सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है। अगर यहाँ से रिवर्सल फॉर्मेशन आता है नायका में, तो एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ओके, नाइका यहाँ पे खरीदारी की राय, और तो 230 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 209 को लगाना है आपको स्टॉप लॉस। फिलहाल ये भी बाई साइड की ट्रेड। अच्छा मूव नाइका में पिछले कुछ सत्रों समय देखने को मिला, तो यहाँ
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एंथम बायोसाइंस के टॉप मैनेजमेंट से। कंपनी की लिस्टिंग दमदार हुई आज और NSE पर 27% प्रीमियम के साथ 723 रुपये प्रति शेयर पर लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन अजय भारद्वाज और CFO गोवीर बेग जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही शो में CNBC आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस धमाकेदार लिस्टिंग के लिए। मिस्टर अजय भारद्वाज, पहले आपके पास आना चाहूँगी और जी सवाल ये कि एंथम बायोसाइंस का मेजर रेवेन्यू सेगमेंट क्या है और आगे की ग्रोथ कौन से सेगमेंट से ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही है आपको? देखिए, पहले तो थैंक यू और आपके सब दर्शकों का अभिनंदन। मेरे आज जो लिस्टिंग हुई है उससे हमको और भी भरोसा बढ़ा है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलप मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो नया बिज़नेस है, ये अब न्यू एज बिज़नेस लोगों को थोड़ा इसमें एक तो ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और आगे चल के उनको ये बिज़नेस का थोड़ा समझ भी आ रही है। हमारा जो मेन रेवेन्यू है, देखिए 2-3 स्ट्रीम्स हैं हमारे रेवेन्यू के। एक है हम जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए उनके कमर्शियल प्रोडक्ट्स, उनके जो APIs या उनके एडवांस इंटरमीडिएट्स हम बनाते हैं, वो एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। दूसरा है हमारा रिसर्च पाइपलाइन, जो हम नए प्रोडक्ट्स जिन पे हम अनुसंधान कर रहे हैं, जो आगे चलकर कमर्शियल होने का जिनका एक बहुत बड़ी संभावना है, तो वो एक दूसरा हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम है। और एक हमारा स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स बिज़नेस है, जिसको हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं जो उस न्यूट्रिशन और वेलनेस सेगमेंट में आते हैं। तो इन तीनों का मिश्रण जो है, ये कुल मिला के हमारे रेवेन्यू का पूरा हिस्सा बनता है। तो किसी रैंक ऑर्डर में नहीं, पर सबसे बड़े प्रोडक्ट्स हमारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, जो न्यू एंटिटीज़ जिनको बोलते हैं, जो हम बड़ी कंपनियों के लिए बनाते हैं। ओके, अब चर्चा में गोवीर जी को भी शामिल करना चाहूँगी। गोवीर जी, सवाल ये कि जिस तरीके से आप देखिए ट्रेड वॉर, टैरिफ, ये फार्मा सेक्टर पे मंडरा रहा है, पूरे विश्व पे मंडरा रहा है, और ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि आपका अमेरिका बिजनेस पे कितना असर पड़ेगा? इसको लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी भी है? थैंक यू, शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। देखिए, हमारी जो बिज़नेस है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाली बिज़नेस है, जिसमें बाहर की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हमें देती हैं कि आप उनके प्रोजेक्ट पे काम करें, पहले रिसर्च करें, फिर डेवलप करें और फिर मैन्युफैक्चर करें। इस जो CRDMO बिज़नेस में सबसे ज़्यादा हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमारे इंडियन कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, बल्कि चाइनीज़ कॉम्पिटिटर्स है। चाइनीज़ कॉम्पिटिटर्स तकरीबन हमसे अबाउट 6 या 7 गुना बड़े हैं कंपेयर टू द इंडियन प्लेयर्स जो कि CRDMO बिज़नेस में ऑपरेट करते हैं। ये जो ट्रेड वॉर या ट्रेड टैरिफ जो बोली जा रही है, इट्स लार्जली ए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो कि US और चाइना के बीच में है। सो अगर ये ट्रेड वॉर जिस तरीके से भी प्ले आउट करे, इंडिया को उससे भरपूर फ़ायदा हो सकता है कंपेयर टू चाइना। सो फ्रॉम ए कॉम्पिटिटिवनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन पीयर्स, मैं सिर्फ एंथम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी CRDMO फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारी पूरी CRDMO फ्रेटर्निटी है, इंक्लूडिंग एंथम। इनको बेनिफिट हो सकता है फ्रॉम दिस China +1 स्पेस एज वेल एज फ्रॉम दिस ट्रेड वॉर जो कि US और चाइना के बीच में चल रही है। सो जो भी टैरिफ लगे इंडिया पे, चाइना पे, उससे ज़्यादा टैरिफ लग सकता है, जिससे इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है, एंड उससे एंथम और हमारे जो पीयर्स हैं, भारतीय पीयर्स ऑन द CRDMO स्पेस, सबको फ़ायदा हो सकता है। ओके, क्योंकि बेग जी आपने पीयर्स की बात छेड़ ही दी है, तो अगला सवाल जिक्र उसी पर था। फिलहाल पैट और EBITDA आपको कैसा लग रहा है अपनी कंपनी का, और उसको पीयर से कंपेयर करें तो आप अपने आप को कितने पानी में पा रहे हैं? देखिए, पैट, EBITDA मार्जिन्स, रेवेन्यू ग्रोथ, आप कोई भी आंकड़े ले लीजिए हमारे और हमारे पीयर्स के साथ कंपेयर करिए, तो बिल्कुल हमारा जो परफॉर्मेंस है काफ़ी उम्दा रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ मुताबिक भी देखेंगे, पिछले 2 साल में हम सबसे आगे हैं रेवेन्यू ग्रोथ में। हमारी जो EBITDA मार्जिन्स है वो सबसे उम्दा है, हमारी पैट मार्जिन्स भी उम्दा है, और एक और चीज़ भी है, हमारे बुक्स में कोई डेट नहीं है। जो भी डेट है अगेंस्ट दैट कैश है, तो काफ़ी नेट कैश पड़ा हुआ है।
सो इसके कारण से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारी फाइनेंशियल मैट्रिक्स है वर्सेस आवर पीयर्स काफ़ी अच्छी है, एंड थैंक्स टू दैट ये काफ़ी रिफ्लेक्ट किया हुआ है इन द सब्सक्रिप्शन जो हुआ था पिछले हफ्ते 14 से 16 जुलाई में, और आज जो लिस्टिंग हुई है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ हमारे सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमको बैक किया और काफ़ी अच्छे से हमारे स्टॉक पर सब्सक्राइब किया। थैंक यू ऑल फॉर ट्रस्टिंग ऑन अस, फॉर बैकिंग अस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, भरोसा तो दिखा है बेग जी, आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। मिस्टर भारद्वाज, आपके पास आना चाहूँगी, और जिस तरीके से आप देखें पिछले 3 सालों में, सवाल ये कि आपका CDMO स्पेस कैसे स्केल अप हुआ है, और अब पोस्ट लिस्टिंग तो बहुत शानदार हुई है, अब क्या स्ट्रैटेजी, आउटलुक आप अपना रहे हैं? देखिए, हमारे बिज़नेस में, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसको हम बोल रहे हैं हमारी कंपनी के एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, मतलब बहुत तब्दीली आने की संभावना है। हमने जो आज से 6-7 साल पहले काम किया है उसके नतीजे हमें एक एक करके आगे मिलेंगे। तो अगर आप देखें हमारे जो नए प्रोडक्ट्स जो लेट फेज़ में हैं 16, उनमें से कई जो हैं वो फेज़ 3 और कई तो कमर्शियल होने के बिल्कुल मतलब उसके द्वार पे खड़े हैं। तो ये जब कमर्शियल बनेंगे प्रोडक्ट, ये हमारा भविष्य का जो रेवेन्यू है इन प्रोडक्ट से आएगा। जो अभी है वो हमारे जो कस्टमर हैं, आप देखेंगे हमारा जो रिलेशनशिप एवरेज कस्टमर के साथ रहा है वो 11 से 11.5 साल तक एवरेज रिलेशनशिप विद एनी कस्टमर। तो वो ये जो प्रोडक्ट्स आगे जो हमारे जो लेट स्टेज में है, ये जब कमर्शियल होंगे तो ये आगे चल के ये भी हम इसकी पूरी उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे साथ कस्टमर जुड़े रहेंगे अगले कई दशकों तक। और क्योंकि ये प्रोडक्ट्स पैटेंटेड होते हैं तो ये भी नहीं है कि इसमें कोई कंपटीशन आने की संभावना है, क्योंकि इनकी पैटेंट एक्सपायरी आज से 10-15 साल आगे जाकर है। तो हमको तो इस पूरा भरोसा है कि जो हमारी ग्रोथ जो हमने आज तक दिखाई है, जो हमारे मार्जिन्स हैं वो पूरी तरह सस्टेनेबल हैं। ओके, मार्जिन सस्टेनेबल है। बहुत शुक्रिया अजय भारद्वाज जी और कुबेर बेग जी। बहुत सारे सवाल थे जहन में, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, इतनी ही चर्चा हो पाएगी। लेकिन बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। अब चलिए, अब आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं और फटाफट से मुनाफा का मीटर आपके लिए लेकर आते हैं। स्क्रीन पर क्या स्थिति है हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो की, कौन लीड ले रहे हैं हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, और किन खिलाड़ी ने ले लिया है लीड, वो भी आपके स्क्रीन पर आएगा। और आप देखिए, मुकाबला अरुण मंत्री, मधु बंसल और अमोल अठावले जी के बीच में ही है, और आप देखिए तो कड़ा मुकाबला तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में नज़र आ रहा है। मधु जी और अरुण जी का पोर्टफोलियो सेम रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है, 0.2%। वही अमोल अठावले जी का पोर्टफोलियो 0.16% के रिटर्न के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो ये स्थिति है हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, सीधा मुलाकात होगी अब कमाई का दम है, और आप देखते रहिए CNBC आवाज़।